coming! Take cover now! Get those defenses up. We have visual on the drones. Engaging. अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हर उस मौके को ठुकरा दिया जिसमें वह अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ सकता था। ट्रंप का दावा है कि ईरान न सिर्फ परमाणु क्षमता की ओर बढ़ रहा था बल्कि लंबी दूरी की मिसाइलें भी विकसित कर रहा था। ऐसी मिसाइलें जो यूरोप विदेशों में तैनात अमेरिकी सैनिकों और यहां तक कि जल्द ही अमेरिकी धरती तक पहुंच सकती थी। उन्होंने इतिहास की ओर भी इशारा किया। ट्रंप ने 1979 में तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर हुए कब्जे को याद किया, जब दर्जनों अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था, जिसमें अमेरिकी मरीन बैरक पर बम विस्फोट हुआ था और 241 सैनिकों की जान चली गई थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि जनवरी में उन्होंने वादा किया था कि अगर ईरानी सुरक्षा बल आर्थिक संकट के बीच प्रदर्शनकारियों पर सख्ती करेंगे तो अमेरिका हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगा। फिर बात आती है जून पिछले साल की। जून में अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ट्रंप ने दावा किया कि इस कार्रवाई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पिछली गर्मियों में हुई इन अमेरिकी कार्रवाइयों के बाद ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष में आखिरकार एक युद्ध विराम का रास्ता बना। उस संघर्ष की शुरुआत तब हुई थी जब इजराइल ने ईरान के परमाणु सैन्य और बुनियादी ढांचे के ठिकानों पर हवाई हमले किए और जवाब में तेहरान ने इजराइल की ओर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन दागे। आज पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। हमले के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया और उनके शब्दों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। क्या यह हमला सिर्फ एक चेतावनी था या किसी बड़े टकराव की शुरुआत? ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी थी और अमेरिका किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे आक्रामक कदम बताया है। Very simple message. They will never have a nuclear weapon. ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की मौत हो चुकी है, एक ऐसा बल जिसने पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को हिला दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने यह पुष्टि की है कि हवाई हमलों के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी है और देश में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि कई ईरानियों ने इस खबर पर खुशी जताई है, जबकि कुछ अन्य समूहों में इस पर विरोध और झड़पें भी देखने को मिली हैं। कई वैश्विक मतों और राजधानियों में इसका कड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है। ईरान में सैकड़ों भारतीय छात्र इस संघर्ष के बीच फंसे हुए हैं और अब वे भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक इंजीनियरिंग छात्र ने भावुक अपील करते हुए कहा कि हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और वे सुरक्षित घर वापस लौटना चाहते हैं। वहीं एक महिला मेडिकल छात्रा ने भी वीडियो संदेश के जरिए मदद मांगी। उन्होंने बताया कि अनिश्चित माहौल और बढ़ते सैन्य तनाव के कारण डर का माहौल बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने हालिया घटनाओं को लेकर अमेरिका की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। मलाला यूसुफ़ज़ई नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, जो शिक्षा और शांति के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, मलाला ने हमेशा हिंसा और युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। ईरान ने संयुक्त अरब एमिरेट्स के कई शहरों, जिनमें दुबई और अबू धाबी शामिल हैं, की ओर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे। इन हमलों के कारण दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अबू धाबी का जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रभावित हुए, जिससे उड़ानों में व्यवधान आया और कुछ समय के लिए उन्हें बंद करना पड़ा। रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराए
गए मिसाइल स्लैश ड्रोन या हमलों के मलबे से दुबई के आसपास कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसमें एयरपोर्ट, फार्म जुमेराह के आसपास, बर्ज खलीफा के पास के क्षेत्र और बुर्ज अल अरब होटल के पास के हिस्से शामिल हैं। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार इन हमलों में संयुक्त अरब अमीरात में कम से कम 3 लोगों की मृत्यु हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। बहरीन पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें उसके मुख्य बंदरगाह और सैन्य ठिकानों के पास के क्षेत्र प्रभावित हुए। कुवैत और कतर ने भी विस्फोटों और इंटरसेप्शन की घटनाएं देखी, क्योंकि ईरानी प्रोजेक्टाइल उनके हवाई क्षेत्र से गुजरे। सऊदी अरब ने बताया कि उसने अपने क्षेत्र की ओर बढ़ रहे ड्रोन को मार गिराया और रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास को भी ईरानी ड्रोन से निशाना बनाया गया। ओमान में वाणिज्यिक बंदरगाहों और जहाजों पर हमले किए गए। इन घटनाओं के कारण मध्य पूर्व के अधिकांश हिस्सों में हवाई क्षेत्र बंद या बाधित कर दिए गए, जिससे वैश्विक हवाई यात्रा प्रभावित हुई। The absolute most important thing is that the Iranian people now finally get the chance to decide for themselves about their own political leadership. However, we are aware of neither potential actors nor any groups that would be in a position to accomplish that. That is why I also emphasized in my statement that it is not without risk to carry out such a military operation now, even considering the division of labor between Israel and the United States of America. Mark Rutte, the Secretary General of NATO, supports what US and Israel are doing. The Chancellor of Germany addressed the media. Germany is not involved in any offensive military operation. Our priority is protecting our citizens and supporting diplomatic efforts to reduce tensions. German officials clarified that their military forces remain in a defensive posture and that they are working through diplomatic channels. The Prime Minister of the United Kingdom also responded strongly. The United Kingdom is not participating in any attack against Iran. We urge all sides to exercise restraint and prevent further escalation. Strikes on Iran. That remains the case. Over the last 2 days, Iran has launched sustained attacks across the region. I ask all our people in the region to please register your presence and follow Foreign Office travel advice.